नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका, जो आपके लिए उपलब्ध है करवाई जा रहे हैं राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा की ओर से। आज की कक्षा या आज की क्लास 12th जीव विज्ञान हिंदी वर्ग में चैप्टर जो 10वां हम पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषण, उसका अंतिम टॉपिक या अंतिम क्लास जो है इस चैप्टर के संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया वगैरह जो है, उसकी पूरी क्रिया विधि जो है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। किस प्रकार से इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया, किस प्रकार से अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। लंबा चैप्टर था, इसलिए कई सारी क्लासेज जो हैं वो इसके संदर्भ में हम पढ़ चुके हैं। सारांश जो है वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का ये निकलता है इस समीकरण के रूप में, जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो और 12 जल के अणु हैं, ये आपस में क्रिया करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से। प्रकाश को अवशोषित करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य पर्णहरित या ये वर्णक जो है वो करता है, और पर्णहरित की सहायता से उत्पादन करता है किसका, ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का या ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक जिनको हम कह सकते हैं भोजन जो है उसका उत्पादन होता है। साथ में 6 जल के अणु वापस फिर से प्राप्त होते हैं और 6 ऑक्सीजन के अणु जो हैं वो वातावरण में मुक्त कर दिए जाते हैं सह उत्पाद के रूप में। अब आज का जो टॉपिक है अंतिम टॉपिक, उसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं, तो उनकी जानकारी आज की क्लास में हमें पढ़ेंगे। अब प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम पढ़ें उससे पहले कुछ विशिष्ट बिंदु अवधारणाएं जो है या कौन सा कारक किस तरह से प्रभावित करता है, इसको स्पष्ट करने के लिए कई वैज्ञानिक जो हैं इन्होंने अपने कुछ विशेष बिंदु या अपने नियम वगैरह जो हैं वो दिए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक जो है वो आता है सेक्स। वैज्ञानिक थे इनका सेक्स की प्रधान बिंदु अवधारणा जो है, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये सेक्स की प्रधान बिंदु अवधारणा जो है वो क्या है, इसको देखें। सेक्स के अनुसार कोई भी जैविक अभिक्रिया, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण हो या चाहे कोई दूसरी अभिक्रिया हो, कोई भी जैविक अभिक्रिया या जैविक प्रक्रिया जो होते हैं उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कितनी मात्रा में उस अभिक्रिया को प्रभावित करेंगे, यानी कितनी मात्रा तो उस अभिक्रिया को बढ़ाएगी, कितनी मात्रा उस अभिक्रिया को कम करेगी। ये जो है उसे समझाने के लिए उन्होंने ये बताया कि 3 बिंदु जो हैं वो मात्रा के अनुसार, कोई भी कारक जो है उसकी मात्रा जो है वो 3 बिंदुओं के अनुसार किसी अभिक्रिया को प्रभावित करती है। ये 3 बिंदु हैं। पहला न्यूनतम बिंदु, दूसरा जो बिंदु है वो है अनुकूलतम बिंदु, और तीसरा जो है वो है अधिकतम बिंदु या उच्चतम भी कह सकते हैं इसको, उच्चतम से ध्यान में रख लें, उच्चतम बिंदु। अधिकतम बिंदु कई बार अनुकूलतम बिंदु को भी कह दिया जाता है। अब यहाँ पर इस चीज को देखें, इसके अनुसार सीधा सा है, किसी भी कारक की, कोई भी कारक जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करता है, प्रकाश की मात्रा प्रभावित करती है, तो प्रकाश की या कार्बन डाइऑक्साइड की या किसी भी कारक की न्यूनतम मात्रा जो उस अभिक्रिया के लिए, उस अभिक्रिया के होने के लिए निश्चित रूप से आवश्यक हो, उससे कम मात्रा यदि उस कारक की मिले तो वो अभिक्रिया हो ही नहीं, उसे हमें न्यूनतम बिंदु कहेंगे। तो किसी भी कारक की वह न्यूनतम मात्रा जो उस अभिक्रिया को प्रारंभ करती है या उस अभिक्रिया के होने के लिए आवश्यक है, उसे उस कारक का न्यूनतम बिंदु कहेंगे। इसके बाद इस न्यूनतम मात्रा से ऊपर हम बढ़ाते गए, जैसे तापमान, टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर के आधार पर देखें तो चलो इसको हम बाद में तीनों को एक साथ समझेंगे उदाहरण से। तो फिर है अनुकूलतम बिंदु। अनुकूलतम बिंदु किसी भी कारक की वह मात्रा जिस पर वह अभिक्रिया की दर अधिकतम हो, उसे अभिक्रिया के लिए उस कारक का अनुकूलतम बिंदु या अधिकतम बिंदु भी कहा जाता है। और उच्चतम बिंदु, उस कारक की मात्रा को हम बढ़ाते रहें तो फिर उसके बाद में अभिक्रिया की दर धीमी होने लगती है, और किसी भी कारक की जब
मात्रा इतनी ज्यादा अधिक हो जाए, अधिकतम मात्रा जिस पर अभिक्रिया रुक जाती है या समाप्त हो जाती है, यह न्यूनतम मात्रा है जिस पर अभिक्रिया प्रारंभ होती है। अब इस चीज को हमें एक उदाहरण से देखते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हम बात करें तापक्रम की, तापक्रम में जो प्रभावित करता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को, क्योंकि इसमें कई सारे एंजाइम भाग लेते हैं और एंजाइमों को तापक्रम जो है वो प्रभावित करता है। अब यहाँ पर यदि हम देखें, जैसे मान ले पहले 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है उसके ऊपर प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है। इसका मतलब यह है इतना न्यूनतम ताप जो है या इतना कम ताप जो है इस पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी नहीं। अब इसको हम बढ़ाते रहें, 0 डिग्री सेल्सियस से हम बढ़ाकर इसको करें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और मान लें ये तापमान जो है वो कितना हो जाए, 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए। 10 डिग्री सेल्सियस होने पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए कम से कम कितना ताप चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस ताप चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए तापमान का न्यूनतम बिंदु जो है वो क्या हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस। इस पर अभिक्रिया प्रारंभ होगी। अब ये अभिक्रिया प्रारंभ हो गई, उसके बाद में जैसे जैसे हम ताप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अभिक्रिया की दर भी बढ़ती जाती है या उत्पादों की मात्रा जो है वो बढ़ती जाएगी, और अभिक्रिया एक स्थिति ऐसी आएगी जिसके ऊपर अभिक्रिया की दर जो है वो अधिकतम हो जाएगी। वो तापमान मान लेते हैं हमें 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया की दर जो है वो क्या हो गई, अधिकतम हो गई। इसके बाद में हम और बढ़ा रहे हैं, 31, 32, 35, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान कर रहे हैं, तो फिर उसे तापमान में वृद्धि के साथ में अभिक्रिया की दर बढ़ती नहीं है, उल्टे घटने लगती है, उसमें कमी आने लगती है। तो अभिक्रिया की दर घटती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी जब अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बिल्कुल से रुक जाती है, जैसे वो मान ले कितना है 50 डिग्री सेल्सियस से तापक्रम। तो ये 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो तो हो गया उच्चतम बिंदु, क्योंकि इस पर अभिक्रिया रुक जाती है या समाप्त हो जाती है। 10 डिग्री सेल्सियस है इसका न्यूनतम बिंदु, ये है पहला न्यूनतम बिंदु जिस पर अभिक्रिया प्रारंभ होती है, वह न्यूनतम मात्रा जिस पर अभिक्रिया प्रारंभ होगी। शुरुआत करने के लिए कम से कम इतनी मात्रा तो चाहिए ही चाहिए। अनुकूलतम बिंदु वह है बिंदु कारक की वह मात्रा जिस पर अभिक्रिया की दर अधिकतम हो। इसके बाद में उस कारक की मात्रा हम बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर घटनी शुरू हो जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी जिस पर अभिक्रिया जो हो एकदम से रुक जाती है या समाप्त हो जाती है। इसके बाद में तापक्रम को यदि हम बढ़ाते रहें तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से ये 3 बिंदु जो हैं इनके अनुसार कोई भी अभिक्रिया जो है वो प्रभावित होती है। ये है सेक्स की प्रधान बिंदु अवधारणा। लेकिन सेक्स की प्रधान बिंदु अवधारणा जो है वो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके लिए या उनको स्पष्ट करने के लिए एक नियम जो है वो दिया गया है जिसे कहते हैं ब्लेकमैन का सीमाकारी कारकों का नियम। तो उस नियम को ध्यान में रखें। अब ये ब्लेकमैन का सीमाकारी कारकों का नियम क्या है, एक थ्योरी के रूप में इसको ध्यान में रख ले, कई बार छोटा प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है। ब्लेकमैन ने ये बताया, ब्लेकमैन का सीमाकारी कारक नियम, इनके अनुसार कोई भी जैविक प्रक्रिया, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण हो, प्रकाश संश्लेषण भी एक जैविक अभिक्रिया है, तो कोई भी जैविक प्रक्रिया या जैविक अभिक्रिया यदि एक से अधिक कारकों से प्रभावित हो तो ऐसी स्थिति में वह कारक उस अभिक्रिया की दर का निर्धारण करेगा जो सबसे कम मात्रा में हो। जैसे यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी प्रभावित होता है, जल से भी, प्रकाश से भी, पर्णहरित से भी, तापक्रम से भी, इनसे सबसे प्रभावित होता है। अब इनमें प्रभाव किसका पड़ेगा, केवल तापमान का, प्रकाश का, कार्बन डाइऑक्साइड का या किसका? तो उसमें प्रभाव जो है वो उस कारक का पड़ेगा जो सबसे कम मात्रा में हो। अब सामान्य स्थिति में देखें तो इनमें दिन के समय यदि हम देखें जब सूर्य उगा हुआ हो तब सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे कम मात्रा में होती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो बढ़ेगी। बाकी हम जल, प्रकाश वगैरह की मात्रा बढ़ाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
प्रभावित होती है अलग अलग कारकों से, कई सारे कारकों से प्रभावित हो रही है, यानी एक से अधिक कारकों से प्रभावित होती है। लेकिन उस स्थिति में एक से अधिक कारकों से यदि प्रभावित हो तो उस कारक का प्रभाव सबसे कम पड़ेगा जो न्यूनतम मात्रा में हो, जिसकी मात्रा न्यूनतम हो। इसे सीमाकारी कारक नियम कहते हैं, और उस कारक को हम सीमाकारी कारक कहेंगे। यानी उस अभिक्रिया की सीमा का निर्धारण, उस अभिक्रिया के होने का दर का निर्धारण जो है वो कौन करेगा? वो कारक करेगा जो न्यूनतम मात्रा में हो। तो सीधे इसी परिभाषा ध्यान में रख ले, जब कोई जैविक अभिक्रिया एक से अधिक कारकों से प्रभावित हो रही हो तो उस अभिक्रिया को वह कारक, उस अभिक्रिया की दर उस कारक से प्रभावित होगी या नियमित होगी जो सबसे कम मात्रा में हो। जैसे यदि हम देखें सामान्य स्थिति में प्रकाश से, पर्णहरित, जल वगैरह ये सारे मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम सबसे कम मात्रा जो है वो किसकी है इन कारकों में? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्रकाश संश्लेषण की दर नियमित हो जाएगी। कारण क्योंकि उस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सीमाकारी नहीं रहता, कार्बन डाइऑक्साइड की तो मात्रा बढ़ गई, अब प्रकाश जो है वो सीमाकारी हो गया। प्रकाश सीमाकारी हो गया तो फिर हम प्रकाश की मात्रा बढ़ाएंगे, तब जाकर अभिक्रिया जो है उसकी दर बढ़ने लगेगी और फिर ये नियमित हो जाएगी, क्योंकि इस बिंदु पर जाकर प्रकाश जो है वो सीमाकारी कारक हो गया। फिर जल जो है वो सीमाकारी कारक हो जाता है, पर्णहरित हो जाता है, वापस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। इस तरह से सीधा सा ध्यान में रखें कि जब एक अभिक्रिया को, किसी भी जैविक अभिक्रिया को एक से अधिक कारक यदि प्रभावित करें या किसी जैविक अभिक्रिया की दर एक से अधिक कारकों द्वारा नियमित हो तो उस अभिक्रिया की दर उस कारक से नियमित होगी जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है। ये कहलाता है ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक नियम। अब इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, कौन कौन से कारक प्रकाश संश्लेषण की इस अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले इस समीकरण को ही ध्यान में रखें। इस समीकरण में वो सारे कारक जो हैं वो लगभग सामने नजर आ रहे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। वैसे ये जो कारक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं इसको हम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, या ये कारक दो प्रकार के होते हैं। एक बाह्य या वातावरणीय कारक और दूसरे जो हैं वो है आंतरिक कारक। आंतरिक कारक जो पादप की संरचना वगैरह से संबंधित होते हैं। तो दो तरह के कारक यहाँ पर, इनको हम दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहले है बाह्य कारक। बाह्य कारकों में हम देखें तो कई सारे कारक जो हैं वो इसको प्रभावित करेंगे प्रकाश संश्लेषण को। जैसे सबसे पहले तो हम देखें प्रकाश। अब शुरुआत में हमने पढ़ा था PAR, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। प्रकाश जो है उसमें भी हम बात करें दृश्य प्रकाश की, जिसका तरंग दैर्ध्य है 400 से 700 एंगस्ट्रॉम के मध्य, 700 नैनोमीटर के मध्य होता है। अब ये 400 से 700 नैनोमीटर का तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश है ये दृश्य प्रकाश होता है, और इस प्रकाश पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है वो होती है। इसलिए इसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। यानी प्रकाश विकिरण की वह रेंज, वह तरंग दैर्ध्य परास जिस पर प्रकाश संश्लेषण सक्रिय हो उसे हम PAR कहते हैं। अब यहाँ पर ये 400 से 700 नैनोमीटर का जो प्रकाश है वो विबग्योर के अनुसार यदि हम देखें तो 7 अलग अलग रंग जो हैं उनसे मिलकर बंटा हुआ है। इनमें भी ये अध्ययन वगैरह के आधार पर पाया गया कि लाल रंग का जो प्रकाश होता है या लाल रंग का जो क्षेत्र होता है वो यदि प्रकाश, केवल वो प्रकाश उपलब्ध करवा जाए तो पादप में अभिक्रिया की दर जो है वो अधिकतम होती है। लाल रंग के बाद में नीला रंग जो है उसमें भी प्रकाश संश्लेषण जो है वो अधिक होता है। तो लाल और नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे ज्यादा होती है। हालांकि मिला जुला दे तब प्रकाश संश्लेषण तो एकदम ही सबसे ज्यादा होता है, लेकिन केवल एक रंग की बात करें तो लाल रंग में सर्वाधिक और फिर उसके बाद में नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। इसमें G, ये जो ग्रीन कलर है, हरा रंग जो है इस पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बिल्कुल होती नहीं है। इसका कारण क्या होगा? क्योंकि पत्तियां जहां प्रकाश संश्लेषण होता है वो खुद हरे रंग की होती हैं, और पत्ती हरे रंग की दिख रही है हमें तो इसका मतलब वो हरे रंग को वापस परावर्तित कर रही है।
परावर्तित कर रही है मतलब अवशोषित बिल्कुल भी नहीं कर रही है, और प्रकाश का अवशोषण ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। तो हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसमें छोटे प्रश्नों के रूप में ये थोड़ा सा ध्यान में रखें कि PAR क्या है, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, जिसकी रेंज होती है 400 से 700 नैनोमीटर। लाल और नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है, हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। कारण क्या है? क्योंकि हरे रंग का पत्तियां जो है वो अवशोषण नहीं करती हैं, या पर्णहरित जो है वो हरे रंग का अवशोषण नहीं करता, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। ये तो है प्रकाश की प्रकृति। इसके अलावा हम बात करें प्रकाश की तीव्रता की, कितना तीव्र प्रकाश जो है वो पादप को दिया जाए जिसके ऊपर प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो अधिक हो जाए। तो सामान्यतः यदि प्रकाश की तीव्रता कम हो, जैसे शाम के समय लाइट वगैरह एकदम डिम होती है, कम होती है, तो उस समय प्रकाश संश्लेषण कम होता है। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती है। लेकिन एकदम दोपहर के समय, खास तौर से गर्मियों वगैरह में बहुत ज्यादा तेज प्रकाश जो है वो पादप को मिले, तो उस कंडीशन में प्रकाश संश्लेषण की दर घटने लगती है। उसका कारण क्या होता है? तीव्र प्रकाश जो है, उस तीव्र प्रकाश में, ये ध्यान में रखें, तीव्र प्रकाश में पर्णहरित या पर्णहरित जिसमें पाए जाते हैं वो है हरित लवक। हरित लवक का ऑक्सीकरण हो जाता है, और हरित लवक का ऑक्सीकरण हो जाता है मतलब हरित लवक नष्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं तापीकरण। तो ये अभिक्रिया तापीकरण की अभिक्रिया या प्रक्रिया कहलाती है, और तापीकरण के कारण से प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आती है। तो प्रकाश की तीव्रता जो है वो भी क्या रहनी चाहिए? एक निश्चित मात्रा में रहनी चाहिए। अधिक तीव्रता पर भी प्रकाश जो है वो प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी लाने का कार्य करता है। तो ये तो हुआ प्रकाश के संदर्भ में। अब इसके बाद में दूसरा जो कारक है वो है तापक्रम। तापक्रम भी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करेगा। उसका एक सीधा सा कारण है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कई सारे एंजाइम भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न जो चरण हमने पढ़े थे, कुछ एटीपेज, कार्बोक्सिलेज, इस तरह से कई सारे एंजाइम इसमें भाग लेते हैं। तो एंजाइमों से ये प्रभावित होती है, और एंजाइम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एंजाइम की क्रियाशीलता जो है वो तापक्रम से प्रभावित होती है। न्यूनतम ताप जब हो तो उस पर भी एंजाइम की क्रियाशीलता कम होती है। जैसे जैसे तापक्रम में वृद्धि करेंगे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ेगी, और एक निश्चित ताप, एक निश्चित परास से ऊपर जाने पर भी प्रकाश एंजाइम की जो क्रियाशीलता है उसमें वापस कमी आने लगती है। इसलिए यदि देखा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम जो ताप होता है उस पर प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो क्या होती है? 0 होती है, यानी शुरू ही नहीं होता है। 0 से ऊपर जैसे जैसे तापक्रम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है वो चालू हो जाएगी या शुरू हो जाएगी। कम तापक्रम जहां पर होता है वहां पर पादपों की उत्पादकता कम होती है, क्योंकि वहां पर प्रकाश संश्लेषण कम होता है। इसलिए जहां पर ज्यादा ठंड रहती है वहां पर अक्सर सूखे रेगिस्तान पाए जाते हैं, या ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो बहुत छोटे आकार के होते हैं जिसमें पत्तियां वगैरह भी ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं। तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य आता है, या 30 डिग्री मान लीजिए यदि हम C4 पादपों की बात करें तो 10 से 30 डिग्री सेल्सियस का जो तापक्रम होता है इस पर अभिक्रियाशीलता जो है वो सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी इसी रेंज में सबसे ज्यादा होगी, या सबसे अनुकूलतम ताप जो है वो यही होता है 10 से 30 डिग्री या 35 डिग्री, ध्यान में रख सकते हो 10 से 35 डिग्री सेल्सियस। इस पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। और इस तापक्रम के बीच में ये चीज देखी जाती है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर प्रकाश संश्लेषण की दर जितनी भी है 20 डिग्री सेल्सियस कर दें तो उससे दुगुनी हो जाएगी, और 20 से 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दें, 30 बढ़ा दें तो 4 गुनी हो जाएगी। यानी हर 10 डिग्री सेल्सियस के इस रेंज में, इस तापक्रम प्रास में हर 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर अभिक्रियाशीलता जो है वो दुगुनी हो जाती है। और अधिक तापक्रम हो जाए, जैसे 50 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर का तापक्रम हो जाए, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम, खास तौर से रूबिस्को एंजाइम, ये एंजाइम जो है वो विकृत होने लगता है, और इस एंजाइम में विकृति आने के कारण से प्रकाश संश्लेषण की दर जो है उसमें भी क्या आती है? कमी आने लगती है। इसलिए उच्च तापक्रम जहां पर होता है वहां पर अक्सर पत्तियां वगैरह झड़ जाती हैं गर्मियों वगैरह में, ताकि प्रकाश संश्लेषण हो नहीं और जल की हानि को, जल की जो हानि होती है पत्तियों को झाड़कर उससे भी बचा जा सके। तो इस तरह से तापक्रम जो है वो भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक हो गया। फिर उसके बाद में
अगला जो कारक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में हो, अब इसके आधार पर यदि हम देखें तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% उपलब्ध है, और ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो कम मात्रा है, और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीमाकारी कारक होता है। सामान्यतः यदि हम देखें तो प्रकाश संश्लेषण में मुख्य सीमाकारी कारक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को जैसे जैसे हम बढ़ाएं वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर जो है उसमें वृद्धि होती है। हालांकि ये चीज देखी गई है कि C4 पादप जो हैं उनके लिए ये मात्रा जो है वो भी पर्याप्त है, लेकिन C3 पादप जो हैं उनके लिए 0.03% से 0.05% बढ़ाएं तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, और इस मात्रा पर प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो सर्वाधिक होती है। इसीलिए एक चीज जैसे पर्यावरण या वातावरण के संदर्भ में सामने आती है कि हरित गृह प्रभाव बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो प्रदूषण के कारण से बढ़ती जा रही है। प्रदूषण का ये जो बढ़ता हुआ प्रभाव है वो C4 पादप जो हैं उनके लिए ज्यादा अनुकूल है, लेकिन इस तरह के पादप ज्यादातर खरपतवार वाले पौधे होते हैं। उत्पादकता अनाज वगैरह जो हम प्राप्त करते हैं वो ज्यादातर C4 पादप है, उनके अंदर तो प्रकाश संश्लेषण के उनके अंदर पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने से गिरावट आएगी, जबकि C3 पादप जो हैं इनमें क्या होगी, वृद्धि होगी। इस कारण से भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना जो है वो एक हानिकारक प्रभाव माना जाता है, क्योंकि जिन पादपों से हम उत्पादन वगैरह प्राप्त करते हैं उनमें ये इतनी मात्रा जो पर्यावरण में है उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड की वो भी पर्याप्त है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एक महत्वपूर्ण कारक हो गया, और इसमें यदि देखा जाए तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि वातावरण में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध है, वो है 0.03%। जैसे जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण की दर जो है उसमें वृद्धि होगी, जब तक कि कोई दूसरा कारक जो है वो सीमाकारी कारक नहीं हो जाए। C3 पादपों में इसके लिए अधिकतम मात्रा जो है या अनुकूलतम मात्रा जो है वो 0.05% है, जबकि C4 पादपों में 0.03% मात्रा भी पर्याप्त है। इसके बाद में अगला जो कारक है वो है जल की मात्रा। अब पादप जितना भी जल अवशोषित करता है मिट्टी से, जमीन से, उसकी बहुत कम मात्रा, केवल 1% मात्रा जो है वो प्रकाश संश्लेषण में काम आती है। ये बहुत कम मात्रा है। अब इस स्थिति में देखा जाए तो जल जो है वो तो सीमाकारी कारक होता ही नहीं है, क्योंकि जल की कमी होने पर, जल की कमी हो तो भी पादप में इतना जल जो है वो तो उपलब्ध रहता ही है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक हो, लेकिन फिर भी जल की मात्रा जो है वो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है अप्रत्यक्ष रूप से या दूसरे तरीकों से। कारण जल की मात्रा यदि कम हो जाए तो जल की हानि को रोकने के लिए पादपों में जो रंध्र होते हैं, पर्णरंध्र, वो रंध्र बंद हो जाते हैं। रंध्र बंद हो जाएंगे तो उस स्थिति में गैसों का विनिमय रुक जाएगा, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का लेना जो है वो रुक जाएगा, और उसके कारण से प्रकाश संश्लेषण की दर जो है उसमें कमी आने लगती है। तो इसका एक दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। हालांकि सीधे सीधे देखें तो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक जो जल की मात्रा है उसके आधार पर तो ये प्रभावित होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये इसे प्रभावित करता है। इसके बाद में एक और कारक वो है O2 की सांद्रता या ऑक्सीजन की सांद्रता। O2 जो है या ऑक्सीजन जो है वो एक एंड प्रोडक्ट है, एक उत्पाद, उप उत्पाद है, और उत्पादों की मात्रा जब बढ़ती है, कोई भी अभिक्रिया हो, उत्पादों की मात्रा बढ़ती है तो अभिक्रिया की दर जो है उसमें क्या आती है, गिरावटें आती है। तो इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर जो है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। और इसका एक दूसरा प्रभाव भी पड़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो तो रूबिस्को एंजाइम जो है वो कार्बोक्सिलेज की तरह से काम नहीं करके ऑक्सीजनेज की तरह से काम करने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इस एंजाइम के लिए, रूबिस्को एंजाइम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिस्पर्धक की तरह से काम करता है। इससे प्रतिस्पर्धा दर्शाती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है उसका कंपटीशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रूबिस्को से जुड़ने के लिए, और जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो तो उस स्थिति में रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की बजाय काम नहीं करके ऑक्सीजनेज की तरह से काम करने लगता है, और उस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण तो घटता है, प्रकाश शोषण होने लगता है, और इसके कारण से उत्पादन में कमी आती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आती है, कमी। तो ऑक्सीजन की अधिक मात्रा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करती है,
प्रभावित करती है विपरीत रूप से और उसे अभिक्रिया की दर को ये कम करती है। इसके अलावा उत्पाद, अंतिम उत्पाद यानी कार्बनिक यौगिक जो हैं उनकी सांद्रता या उनकी मात्रा। अब ये भी उत्पाद है, तो उत्पाद जो है वो किसी भी रासायनिक क्रिया या किसी भी जैविक क्रिया की दर को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो इसके कारण से इनमें भी कमी आती है। लेकिन पादपों में इसके लिए जो है वो उपाय होता है, इससे बचाव के लिए पादप जो हैं वो इस ग्लूकोज को पहले सुक्रोज में और फिर स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं। संचित कर रहे हैं, इसका मतलब उत्पाद को वो हटाते जा रहे हैं। अब उत्पाद हटता जाएगा तो अभिक्रिया जो है वो प्रभावित नहीं होगी। इस तरह से ये विभिन्न बाह्य कारक जो है उनके बारे में हमने पढ़ा, केवल रीडिंग लगा लें, कुछ मुख्य बातें जो हैं उनको थोड़ा सा अंडरलाइन करके देख लें। फिर है आंतरिक कारक। आंतरिक कारकों में कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। आंतरिक कारकों में यदि हम देखें तो पहला जो कारक है वो जैसे पर्णहरित, इसकी मात्रा। पर्णहरित जो है वह मुख्य वर्णक है प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में, इसलिए सीधी सी बात है पर्णहरित की मात्रा यदि बढ़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है उसमें भी वृद्धि होगी। तो पर्णहरित की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। पत्तियां जब पीली पड़ने लगते हैं उनमें पर्णहरित कम होने लगता है तो प्रकाश संश्लेषण वो भी कम हो जाता है। पत्तियां पूरी तरह से हरी हों तभी प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो सर्वाधिक होती है। इसके अलावा संचित भोजन या संचित पदार्थ, किसी कोशिका में कितना संचित पदार्थ है ये इसे प्रभावित करता है। ये चीज वैसे ही है, संचित पदार्थ इसे स्टार्च वगैरह के रूप में संचित किया जाता है। अब संचित पदार्थ की मात्रा यदि बढ़ेगी, संचित पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी तो वो उत्पाद है, और उत्पाद बढ़ने पर अभिक्रिया की दर में क्या आती है, कमी। तो संचित पदार्थ की मात्रा अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है वो धीमी होने लगती है या उसमें कमी आने लगती है। और इसके अलावा पर्ण संरचना या फिर पर्णरंध्र उपस्थिति। एक पत्ती पर पर्णरंध्र कितने हैं, उनका फैलाव कैसा है, कौन सी सतह पर उपस्थित हैं, ये जो चीजें हैं वो भी क्या करती हैं, इसे प्रभावित करती हैं। यदि स्टोमेटा या पर्णरंध्र अधिक हो तो गैसों का विनिमय भी ज्यादा होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। पत्ती का विन्यास कैसा है, पत्ती सीधे सूर्य के ऊपर, सूर्य का प्रकाश सीधा गिर रहा है तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, जो कि तिरछे है तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है उसमें कमी आएगी। तो इस तरह से आंतरिक कारकों में पर्णरंध्र की संरचना या पत्ती का विन्यास वगैरह वो भी इसे प्रभावित करते हैं। हालांकि ये कोई ज्यादा विशेष नहीं है, इसको बाह्य कारकों में जो दिया है उसको थोड़ा सा पढ़ ले। फिर इसके साथ ही अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में कई सारे ऐसे कुछ नाम भी आए हैं, संक्षिप्तीकरण जो इनके बारे में हमने पढ़ा है। ये संक्षिप्त नाम जो हैं इसकी आज ग्रुप में एक फोटो जो है वो आपको उपलब्ध करवा देंगे, उसको भी आप अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर लें, एक पेज में अलग से। ये संक्षिप्त नाम इस चैप्टर में भी काम में आए हैं, और इसके अलावा अगला जो चैप्टर आएगा अपने प्रकाश संश्लेषण का, श्वसन का, उसके अंदर भी वो काम में आते हैं, तो उनको और साथ में नोट कर लें। इसके साथ ही अपना ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। कल से हम 11वां चैप्टर जो है उसको शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।